हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की ये वीडियो होने वाली है अकाउंटिंग क्वेश्चन का पार्ट 5, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर कुछ दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उससे पहले अगर आपने चारों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके पहले वो पार्ट जरूर देखिए, जिससे आपको पूरा अकाउंटिंग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है कि जो मैंने ड्राइंग्स करी, यानी कि बिजनेस ओनर ने बिजनेस से कोई पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस पर हम कई बार क्या करते हैं, उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं, जिससे वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पैसा ना निकाले पर्सनल यूज़ के लिए, वो पैसा बिजनेस पे रहे। तो फॉर एग्जांपल, एक बिजनेसमैन ने ड्राइंग्स करी, मान लेते हैं कि 1 लाख की ड्राइंग करी, ठीक है, और हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने चार्ज करा उसके ऊपर 5% का। तो कितना हो गया इंटरेस्ट इसका ऑन ड्राइंग, मतलब तो 1 लाख का 5% कितना हो गया, 5000 रुपीज़। तो 5000 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। अब यहाँ पर समझते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है अकाउंटिंग क्वेश्चन पे। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास बिजनेस के हिसाब से हम सोचते हैं हमेशा 5000 रुपये हमने उसे चार्ज करे, तो बिजनेस के पास क्या आया, एक पैसा आया, एक इनकम आई। और इनकम हमेशा आपको पता है कैपिटल बढ़ाती है। एक्सपेंसेस कैपिटल को घटाते हैं और इनकम कैपिटल को बढ़ाते हैं। तो 5000 रुपये की जो इनकम आई, तो हमें क्या करना है, वो 5000 रुपये की इनकम ये हमने कर देनी है 5000 रुपये की इनकम है। उसके बाद दूसरा इफेक्ट किसका क्या होगा, बिकॉज हमें कोई भी ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट लेने होते हैं। तो 5000 रुपये की इनकम आई और वो इनकम कैपिटल को बढ़ा देती है, बट एक और चीज़ हुई है कि कैपिटल भी तो कम हुई है। बिकॉज ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करते हैं, वो किससे चार्ज करते हैं, उसकी कैपिटल से। तो चार्ज फ्रॉम ओनर्स कैपिटल। तो जो ओनर्स ने कैपिटल लगा रखी थी, उसी से ही हम 5000 रुपये लेंगे, उससे ही 5000 रुपये काटेंगे। तो ओनर की कैपिटल को कम करना है, यही इसका दूसरा ट्रीटमेंट होगा। तो 5000 रुपये की ओनर की कैपिटल कम भी होगी, तो एक तरफ मेरी इनकम भी होगी, दूसरी तरफ कैपिटल भी उसकी कम होगी। यानी कि कहने का मतलब कोई भी इफेक्ट हुआ नहीं, कैपिटल हमने बढ़ाई भी और कम भी कर दी। ठीक है, दूसरा देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि हमने जो ओनर ने कैपिटल लगा रखी थी बिजनेस के ऊपर, हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया इस बार, ताकि वो हमारा बिजनेस में बना रहे और वो बिजनेस में मोटिवेट होता रहे कि मैंने जो कैपिटल लगा रखी है, मुझे उसके ऊपर हर साल इंटरेस्ट मिल रहा है। अब फॉर एग्जांपल, मैं मान लेता हूँ कि बिजनेस में उन्होंने कैपिटल लगा रखी थी स्टार्टिंग में, और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है वो स्टार्टिंग में मिलता है। जो ओपनिंग कैपिटल होती है, जो स्टार्टिंग में लगाता है, वही तो कैपिटल लगाता है ना। जितनी कैपिटल स्टार्टिंग में लगाई थी उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपये थी, तो हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेते हैं कि हमने चार्ज नहीं करना, बल्कि देना है 5%। इस बार देना है मुझे, तो कितना हो गया 5%, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 5% हो गया 1 लाख का 5000। तो इसका मतलब मुझे 5000 रुपीज़ देने हैं। ठीक है, अब 5000 रुपीज़ का ट्रीटमेंट क्या होगा। अब देखो, जब भी कोई बिजनेस 5000 रुपये कैपिटल को देगा, कैपिटल में देगा, तो बिजनेस से पैसा जा रहा है, एक तरह का वो एक्सपेंस हो रहा है। और जब भी एक्सपेंस होता है वो कैपिटल से कम होता है। तो इसका मतलब 5000 रुपये आपने कैपिटल से पहले कम करने हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि 5000 रुपये एक्सपेंस हो गए, बिजनेस के लिए देना पड़ रहा है कैपिटल में, तो इसका मतलब बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। बट दूसरा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि अब जब दे रहे हैं तो इस बार कैपिटल में दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं कर रहे, बल्कि इस बार दे रहे हैं, यानी कि कैपिटल पे दे रहे हैं, तो कैपिटल को बढ़ा रहे हैं। तो कैपिटल इसका मतलब 5000 से बढ़ जाएगी, यही इसका दूसरा ट्रीटमेंट होगा। तो कहने का मतलब हो गया कि कैपिटल को पहले कम करना है, फिर बढ़ाना है। इसमें पहले ऐड करा, फिर माइनस करा, तो आपकी कैपिटल एक तरफ पहले घट भी रही थी, एक बार बढ़ भी रही है, तो नेट इफेक्ट 0 हो गया।
यही इसका ट्रीटमेंट होता है बेसिक्स का। उम्मीद करता हूँ दोनों चीज़ में आपको समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर महापुत्रा कमेंस बिजनेस विद कैश एंड 1 लाख बाय चेक, गुड्स से भी स्टार्ट करा, मशीनरी से भी, फर्नीचर से। तो हर बार क्या होता था कि बिजनेस स्टार्ट करते थे कैश से, बट इन्होंने कहा कि कैश भी डाला है, चेक भी डाल दिया, गुड्स भी डाल दिया, अलग अलग चीज़ें डाल दी, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन सब नाम का आप एसेट बना देंगे। देखो फॉर्मेट आपको पता है ऐसे बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लिख लेते हैं लाइन, क्या लिखा हुआ है कि बिजनेस कमेंस्ड, ठीक है, विद कैश। कैश से तो स्टार्ट हुआ है, बट साथ में क्या लिखा हुआ है, चेक भी लिखा हुआ है, यानी कि बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया बिजनेस का, बैंक अकाउंट खोल दिया बिजनेस का चेक डाल के। और गुड्स भी लिखा हुआ है, गुड्स भी डाले हैं बिजनेस में। उसके बाद मशीनरी भी डाली है और फर्नीचर भी डाला है, ठीक है, मशीनरी एंड फर्नीचर, ठीक है। अब देखिए जरा यहाँ पर आप अब मेरी बात ध्यान समझिए कि सबसे पहले बिजनेस में क्या क्या आया है उसको एसेट बना देते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस में आया है कैश, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कैश, ठीक है। कैश आपके सामने आया 50,000 का, तो मैंने यहाँ पर लिखा 50,000, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद क्या लिखा है कि बिजनेस में 1 लाख का चेक आया है। चेक का मतलब हो गया कि बैंक अकाउंट खुल गया उसका, बैंक में पैसा डाला है, तो बिजनेस पे बैंक आपका एसेट आ गया, बैंक बैलेंस आ गया, 1 लाख रुपीज़ बैंक बैलेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद गुड्स डाला है, गुड्स को क्या हम बोलते हैं, स्टॉक। तो स्टॉक आ गया बिजनेस के बाद। स्टॉक कितने का आ गया सर, स्टॉक आ गया आपके पास 60,000 रुपीज़ का। उसके बाद सर बिजनेस में क्या आया, मशीनरी एंड फर्नीचर, दोनों ही एसेट होते हैं। तो मशीनरी को मैं शॉर्ट फॉर्म में मशीनरी ये लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, 1 लाख रुपीज़ की मशीनरी डाली है, फर्नीचर डाला है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं फर्नीचर को 50,000, ठीक है। ये सब को क्या बोला जाएगा, कैपिटल। कैपिटल जो भी बिजनेस स्टार्टिंग पैसा लगाते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल लिख देते हैं यहाँ पर नीचे। तो यहाँ पर टोटलिंग करो जरा आप, टोटलिंग करो कितने की कैपिटल लगी है। देखिए 50 और 50 1 लाख होता है, 1 लाख और 2 लाख 3 लाख होता है, 3,60,000 रुपीज़, यानी कि बिजनेस पे कैपिटल कितनी आ गई, 3,60,000 रुपीज़, ठीक है। ये चीज़ हमारी पहली ट्रांजेक्शन होगी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अगले देखते हैं, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। तो पहले लिख लेते हैं गुड्स सोल्ड, ठीक है, गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ पेमेंट रिसीव, सिर्फ आधी ही पेमेंट रिसीव हुई है, पूरी नहीं हुई है। तो सबसे पहले तो 1/3 गुड्स बेचे गए। कितने बेचे गए, 1/3। स्टॉक कितना था, गुड्स है कितने, 60,000। 60,000 का 1/3 कितना होता है, 20,000। इसका मतलब मैंने 20,000 रुपये के गुड्स बेच दिए, तो मेरे स्टॉक कितने से कम हो जाएगा, 20,000 से, क्योंकि वो मैंने बेच दिए। लेकिन उसको बेचा कॉस्ट पे तो नहीं है, ये हमेशा कॉस्ट वैल्यू होती है, जो लागत जितने का खरीदा था स्टॉक, बट मैं कॉस्ट वैल्यू पे नहीं बेचता, मैं प्रॉफिट लगा के बेचता हूँ। तो प्रॉफिट कितने का, 10%। तो इसका मतलब 20,000 का सामान मैंने 10% का इस पर प्रॉफिट जोड़ा। 10% कितना होता है इसका सर, इसका 10% होता है 2,000। तो मैंने ये 2,000 का प्रॉफिट निकाला 20,000 पे, और सामान को मैंने 20,000 का नहीं बेचा, 20,000 प्लस 2,000, 20,000 तो कॉस्ट थी, 2,000 का प्रॉफिट था, तो मैंने सामान कितने का बेचा, 22,000 रुपये का बेचा है। यहाँ तक क्लियर है बात, क्योंकि हाँ सामान बेचते हैं प्रॉफिट जोड़ के। लेकिन उसके बाद पैसा पूरा रिसीव नहीं हुआ, आधा ही रिसीव हुआ है। तो आधा कितना होता है, 22,000 रुपये का, 22,000 रिसीव होना था मुझे, 22,000 का आधा कितना होता है, 11,000। तो 11,000 मुझे कैश में रिसीव हुआ। तो इसका मतलब मेरा कैश कितने का बढ़ जाएगा, 11,000 का बढ़ जाएगा, ठीक है, 11,000 रुपये का। तो कैश कितना बढ़ गया, 11,000 रुपये का। उसके बाद लेकिन आधा बाकी का आ गया, इसका मतलब आधा वो मुझे बाद में देगा, आधा इसका मतलब मैंने उधार में सेल करी है सामान, क्योंकि अगर कैश नहीं मिला आधा का, तो इसका मतलब मैंने वो
आधा क्रेडिट में करिए सेल। तो क्रेडिट में जब सेल करते हैं तो हमारा बन जाता है डेटर। तो डेटर्स लिख दूंगा, मेरा एक नया एसेट आ चुका है, उसका नाम है डेटर्स। तो डेटर आ गए हैं नया, तो मैं 11,000 रुपये के मेरे डेटर आ गए, यानी कि 11,000 रुपये डेटर से मुझे लेने हैं। ठीक है, 11,000 रुपये मुझे डेटर से लेने हैं। लेकिन अभी भी देखो ये मैच नहीं कर रही है अकाउंट इक्वेशन, 2,000 रुपये का फ़र्क आ रहा है, क्योंकि आपने 22,000 रुपये का ट्रीटमेंट तो कर दिया, बट ये 2,000 का प्रॉफिट का ट्रीटमेंट नहीं करा, बिकॉज स्टॉक में तो प्रॉफिट इंक्लूड नहीं था। स्टॉक में से 20,000 ही माइनस करे है, तो 2,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो कहाँ लिखूंगा, उसका आपने इफेक्ट नहीं दिखाया। तो प्रॉफिट इनकम होती है, और इनकम कहाँ जाती है, कैपिटल में। तो 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया। देखो अब यहाँ पर 2,000 रुपये आ रहा है, यहाँ भी 2,000 रुपये आ रहा है, तो काम हो रहा है। तो ये चीज़ हो गई है, ये चीज़ हो गई। तो अब यहाँ पर आप इस इक्वेशन को बंद करो। आपको पता है हर ट्रांजेक्शन के बाद आप क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन लिखेंगे, पहली को छोड़ के हर ट्रांजेक्शन में न्यू इक्वेशन लिखेंगे। अब देखो जो आपने जिस जगह पे आपने कोई इफेक्ट नहीं डाला वहाँ जीरो लिख दो, यहाँ प्लस जीरो लिखो। बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा, मशीनरी नहीं बढ़ी, फर्नीचर नहीं बढ़ा, हर जगह जीरो लिख दो। लाइबिलिटी है ही नहीं, जीरो लिखो। ठीक है, जो कुछ है ही नहीं उसको जीरो लिख दो। अब यहाँ पर देखो 50,000 में 11,000 प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 61,000 आ गया। क्लियर। और ये 1,00,000 रुपये का बैंक का बैलेंस आ गया, और ये 40,000 रुपये का स्टॉक हो चुका है। मशीनरी आपकी 1 लाख की है, फर्नीचर आपका 50,000 है, और 11,000 के डेटर आ गए हैं। लाइबिलिटी है नहीं, और ये 3,62,000 हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा देखते हैं, जो कि देखिए आपके सामने है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% का लगाना है। तो देखिए मशीनरी कितने की थी, 1 लाख के ऊपर लिखी थी मैंने, तो 1 लाख के ऊपर 10% लगेगा तो कितना आ गया, 10,000। बताने की जरूरत थी आपको, है ना। तो 10,000 आ गया। इसका मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपने मशीनरी की वैल्यू को कम करना है। तो 10,000 से मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है, तो आपने 10,000 से यहाँ पर कम कर देते हैं। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, ये मेरा एक लॉस हो गया है, एक तरह का खर्चा हो गया है, जो कि नॉन कैश है। एक्चुअल में मैंने जेब से नहीं दिया, बट क्योंकि मैंने मशीनरी की वैल्यू कम कर दी तो मेरा नुकसान हुआ है, और नुकसान कैपिटल से कम हो जाता है। तो 10,000 रुपये आपने कैपिटल से कम कर देने होते हैं। बाकी की जगह पर कोई इफेक्ट नहीं आया, तो बाकी जगह पे 0 लिख देना है, हर जगह पे +0, क्योंकि जब जो कुछ नहीं बढ़ा ना घटा है, बाकी जगह पे 0 लिख दो। अब देखो न्यू क्वेश्चन लिखेंगे दोबारा से। तो कैश आपका 61,000 है, बैंक आपका 1 लाख का है, 40,000 का आपका स्टॉक है, मशीनरी होगी 90,000 रुपये की, फर्नीचर आपका है 50,000, एंड डेटर है आपके 11,000। क्लियर है यहाँ तक। लाइबिलिटी मेरी है ही नहीं, और ये आपका 3,52,000 हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब अगली ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़ 10,000 रुपीज़, यानी कि ये ड्राइंग्स है मेरी। तो कैश विड्रॉल, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज़। देखिए जो भी हम पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स क्या होती है कि पैसा निकाला है तो सबसे पहले कैश कम हो जाएगा, 10,000 से कैश कम हो जाएगा, क्योंकि आपने कैश निकाला 10,000 का, तो 10,000 से तो कैश कम हो गया। और ड्राइंग्स एक एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, एक नुकसान है, कैपिटल से कम कर देते हैं। ठीक है, तो 10,000 रुपये कैपिटल से कम कर देंगे। बाकी जगह पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, 0 लिख दो हर जगह पे, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, ये चीज़ करनी होती है आपने। तो हर जगह पे 0 लिख देना होता है, कुछ नहीं करना, एज सिंपल एज दैट। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखेंगे न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन हमारी कितनी आ गया, अब कैश हमारे सामने हो गया है 51,000 का। ठीक है, 51,000 कैश हो चुका है, 1 लाख का आपका बैंक का बैलेंस है, 40,000 का आपका स्टॉक है, 90,000 का आपकी मशीनरी है, फर्नीचर आपका 50,000 का है, और 11,000 के डेटर है।
उसके बाद ये आपका 10,000 से घट गया है तो 3,42,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल बात, बहुत ही अच्छे समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं हमारी अगली ट्रांजेक्शन क्या होगी। देखिए अगली ट्रांजेक्शन यहाँ पर देखते हैं क्या हो रही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 5%। ये अभी मैं आपको बता ही रहा था, इसी का ट्रीटमेंट आ गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, तो चार्ज एट 5% पर एनम। क्या बताया था मैंने आपको, ड्राइंग्स पे पहले इंटरेस्ट चार्ज करना है 5% का। तो ड्राइंग्स कितनी करी है, अभी वो पीछे ट्रांजेक्शन मेरे को समझ में आया 10,000 पे करी है, तो 10,000 का 5% करना है चार्ज। 10,000 का 5% कितना होता है, 500 रुपये। तो 500 रुपये का भी मैंने आपको ट्रीटमेंट क्या बताया था कि जब भी पहले चार्ज करेंगे तो मेरे पे इनकम आई है और इनकम कैपिटल बढ़ जाती है, तो 500 रुपये की कैपिटल बढ़ जाएगी। लेकिन फिर क्योंकि जब चार्ज कर रहे हैं तो कैपिटल कटी भी है, कैपिटल को माइनस भी करा है तो माइनस भी करना है। तो एक तरफ मैं ऐड कर रहा हूँ, दूसरी तरफ माइनस कर रहा हूँ। मेरी इनकम है तो मैंने इसको दे दी और चार्ज करा है तो मैंने इससे ले ली। तो अब इन दोनों को ट्रीटमेंट हम करने वाले हैं। बाकी जगह पे 0 नहीं दो, बाकी जगह पे कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ है ना इस ट्रांजेक्शन का। मज़े की बात ये होती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी इफेक्ट पड़ता ही नहीं है कैपिटल पे। देखो ना घटी ना बढ़ी, एक तरफ मैं उसे चार्ज कर रहा हूँ, एक तरफ मैं उसी को दे रहा हूँ वापसी, तो कोई इनकम का इसका इफेक्ट होता ही नहीं है एक्चुअल में, बट दिखाना पड़ता है। मेन चीज़ यही है। तो देखिए अब कैश कितना हो गया, कैश उतने का उतना रहेगा, सब कुछ उतने का उतना रहेगा। न्यू इक्वेशन बदलने ही वाली नहीं है। तो कैश भी 51,000 रहेगा, ये भी 1,00,000, ये 40,000 रुपये हो गया, ये 90,000 ही है, ये 50,000 ही है, ये 11,000 ही है। ठीक है, और ये आपका ज़ीरो है और ये भी उतना ही रहेगा बिकॉज आपने 500 रुपये दिए भी और लिए भी। चलिए अब यहाँ पर अगली 2 ट्रांजेक्शन देखते हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है देखते जरा फटाफट से। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुई है हमारी बिजनेस में, 6 नंबर पे जो ट्रांजेक्शन है वो क्या हुई है। देखो मैंने ऊपर यहाँ पर लिख दिया न्यू इक्वेशन जो आएगी नीचे। तो गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 रुपीज़ एंड रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ्स। क्या है इसका मतलब, पहले लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो गुड्स सोल्ड टू गुप्ता एंड रिसीव्ड, अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है ट्रांजेक्शन में, आपको अमाउंट लिखने की जरूरत है कि कितने का सामान बेचा है। अमाउंट तो हम यहाँ दिखा रहे हैं ना, तो आप सीधा लिख दो गुड्स सोल्ड टू गुप्ता एंड रिसीव अ बिल रिसीवेबल फॉर 3 मंथ, खत्म बात। क्योंकि इतना बड़ा बड़ा लिखने बैठ गए और यहाँ पर तो फिर तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि यहाँ पर जगह ज़्यादा छोड़नी है बिकॉज एसेट बहुत सारे आ सकते हैं, लायबिलिटी में कभी कभार लायबिलिटी ज़्यादा नहीं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर समझते हैं कि इसका मतलब क्या है कि जब मैंने गुड्स बेचा, नाम लिखा हुआ है खाली, पर्सन का नाम है, तो इसका मतलब मैंने वो उधार में बेचा है। तो पहले तो 10,000 का गुड्स बेचा है, तो जब बेचते हैं तो स्टॉक कम करते हैं। लेकिन सर आपके मन में अब सवाल ये होगा कि प्रॉफिट में बेचा है, हमेशा प्रॉफिट में बेचते हैं, जैसे हमने सेकंड ट्रांजेक्शन में देखा था कि प्रॉफिट 10% का था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि प्रॉफिट 0 है। मैंने स्टॉक 10,000 का 10,000 में ही बेच दिया, कॉस्ट पे कॉस्ट वैल्यू पे बेच दिया, मैंने प्रॉफिट लगाया नहीं, यही मानना पड़ेगा जब लिखा नहीं है क्वेश्चन में। तो आप क्या करोगे, 10,000 रुपये माइनस कर दोगे स्टॉक में से, प्रॉफिट है ही नहीं तो प्रॉफिट को 0 मान लोगे क्योंकि क्वेश्चन में दिखा हुआ नहीं इसके बारे में। अब क्योंकि ये उधार में बेचा है तो क्योंकि नाम खाली लिखा हुआ तो उसको क्या करते हैं, डेटर में प्लस कर देते हैं, हमने ये समझा है हमेशा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना, क्योंकि इस बार क्या लिखा हुआ है, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, बेसिकली मैंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें उसका नाम लिखा जिससे पैसे लेने हैं, उसमें लिखा क्या सामान बेचा है, कितने का अमाउंट है, और मैंने उससे साइन करवा लिया। अब उसने वो साइन करके जैसे ही मुझे दिया वो डॉक्यूमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट मेरे लिए अब बन गया एसेट। वो 10,000 रुपये का एक एसेट बन गया मेरे लिए कि फ्यूचर में मुझे अब वो डॉक्यूमेंट ले जाना है उसके पास। उसने कहा कि मेरे पास 3 महीने के बाद आ जाना, उसमें लिख दिया 3 महीने के बाद पेमेंट ले लेना। तो 3 महीने के बाद जाके वो डॉक्यूमेंट दिखा के तब मुझे पेमेंट मिलेगी। तो वो डेटर नहीं बनाना, वो डेटर में से निकल के बिल्स रिसीवेबल बन गया, तो उसका नाम क्या रख देना है, बिल्स रिसीवेबल।
एसेट का नाम, तो वो एक डॉक्यूमेंट मेरा एसेट बन गया। अब वो डॉक्यूमेंट जब तक दिखाऊंगा नहीं तो मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो 10,000 रुपये का एक डॉक्यूमेंट का एसेट बन गया जिसका नाम क्या रखा है, बिल्स रिसीवेबल, जो कि मेरा डेटर जैसा ही है बट नाम क्या रख दिया, बिल्स रिसीवेबल। तो मैंने देखिए अब यहाँ पर 10,000 रुपये आपने ऐड करा और उधर हो गया एक। अब यहाँ पर आप जब यहाँ पर हर जगह बाकी जब आपका इफेक्ट नहीं हुआ है तो 0 लिख दिया। उसके बाद न्यू इक्वेशन बनानी है। तो देखिए कैश उतना रहेगा, बस स्टॉक कम हो गया, 30,000 रुपये हो गया और एक नया आपका एसेट आ गया बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखी हुई है, रसीव 10,000 रुपये फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी। तो ये जो बिल रिसीवेबल मेरा 10,000 रुपये का बना था, तो उन्होंने कहा था कि मुझे 3 महीने के बाद पैसा दे देना। तो हम उसके बाद 3 महीने के पास गए, डॉक्यूमेंट देखे, वो डॉक्यूमेंट देखे, उसने पैसा दे दिया पूरा का पूरा, लिखा हुआ है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, रसीव कैश, या भी आप ये भी लिख सकते हो, रसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल ऑन मैच्योरिटी। तो देखिए 10,000 रुपये का कैश मिल गया, तो कैश बढ़ेगा 10,000 से, तो कैश 10,000 से बढ़ा दो। अब ये बिल रिसीवेबल मेरा एसेट नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर 10, तो अगर मेरा बिल रिसीवेबल अब नहीं रहा वो एसेट, तो उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, माइनस कर देंगे 10,000 से, यानी कि बिल रिसीवेबल एसेट खत्म हो। बाकी जगह पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, तो वही चीज़ जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, 0 लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख दो न्यू इक्वेशन, अब कितनी बन चुकी है आपकी। तो आप जब आप लिखोगे कि न्यू इक्वेशन कितनी बन चुकी है, वो आपको समझ में आ जाएगी। देख लेते हैं फटाफट से यहाँ पर। तो देखो कैश आपका हो गया है 61,000 का, बैंक आपका है 1 लाख, ये आपका 30,000 है, ये आपका 90,000 है, ये आपका 50,000 है, ये आपका 11,000। अब बिल रिसीवेबल 0 हो गया एसेट, तो 0 लिख देंगे, और ये आपका 3,42,000। यही आपका आंसर बनेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, पूरा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फैला दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी और वीडियो देखने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आप कौन सी और वीडियो चाहते हो। वीडियो पसंद आ रही तो ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक यू सो मच।